जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में बात करेंगे बाघ रिजर्व या टाइगर रिजर्व के बारे में। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात एनटीसीए ने छत्तीसगढ़ में 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। दोस्तों, कौन से नंबर का? 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। इसके पहले हमारे देश में 52 टाइगर रिजर्व थे। ये 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर एक संयुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। क्लियर? इस टाइगर रिजर्व के घोषणा के बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। पहले से 3 थे, इसको मिलाकर चौथा टाइगर रिजर्व हो चुका है। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। उसके बाद समझेंगे कि ये टाइगर रिजर्व क्या है और प्रोजेक्ट टाइगर से इसको हम लोग कोरिलेट करके देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या हुआ है। ठीक है, और फिर जानेंगे कि भारत के टाइगर मैन हम किसको कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इसके बाद फिर हम बात करेंगे इस टाइगर रिजर्व की जो हाल ही में छत्तीसगढ़ में बना है, मतलब 53वां टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम वैकल्पिक तरीके से अलग अलग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार से आपकी टाइगर रिजर्व को लेकर एक कंप्लीट स्टडी हो जाएगी और इसको ही हम कहते हैं करंट टू कोर स्टडी। अब ये करंट अफेयर का टॉपिक है, लेकिन हम इसको कोर तक स्टडी कर देंगे। इससे कोई भी प्रश्न जो रहेगा वो आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। या तो वो एग्जाम में आपसे 53वें टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, या आपसे एनटीसीए के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, या आपसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, या तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, और अगर डीप जाएगा तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ऐसा कोई भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो हम उस पर बात इसमें डिटेल में करेंगे, आप आराम से बना देंगे। क्लियर? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एनटीसीए के बारे में। दोस्तों, एनटीसीए जो है ये भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। किसके? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत है। ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय होने का मतलब ये है कि इसकी स्थापना के लिए 2005 में भारत की संसद ने एक एक्ट पारित किया है। उस अधिनियम के माध्यम से इस संस्थान की स्थापना की गई है हमारे देश में। क्लियर है? चलिए, अच्छा, ये कहीं ना कहीं बाघ संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया संस्थान है। क्लियर है? अब ये जो एनटीसीए है इसके काम भी जान लें तो भारत में बाघ संरक्षण के लिए एक अग्रणी संस्थान के तौर पर काम करता है। बाघों को लेकर अनुसंधान करना हो या किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण करना हो तो उस अनुसंधान और सर्वेक्षण करने का जो काम है वो भी इसी का है। और इसी के तहत एक और महत्वपूर्ण काम जो एनटीसीए करता है दोस्तों, वो है बाघों की गणना। बाघों की गणना करने का काम भी इसी के साथ होता है। जब एनटीसीए बना दिया गया उसके बाद से 2006 से भारत में बाघों की गणना करने का काम शुरू किया गया है। दोस्तों, पहली बार 2006 में बाघों की गणना की गई थी, जिसके तहत भारत में लगभग 1411 के आसपास बाघ पाए गए थे। मतलब 2006 की जो पहली बाघ गणना थी उसमें भारत में बाघों की कुल संख्या लगभग 1411 थी। उसके बाद भारत में 2010 में बाघों की गणना हुई, उसके बाद 2014 में बाघों की गणना हुई और उसके बाद 2018 में बाघों की गणना हुई। इसका मतलब अब तक भारत में बाघों की गणना जो है वो 4 बार हो चुकी है। फाइनली अभी जो हम वर्तमान में बाघों की संख्या जो आंकड़े देखते हैं वो 2018 की बाघों की गणना ही मानी जाती है। जहां भारत में 2006 में केवल 1411 बाघ गिने गए थे, वहीं 2018 की जो गणना है वो बताती है कि भारत में 2018 के अनुसार मतलब वर्तमान में लगभग 2967 के आसपास बाघ हैं। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि ये संख्या पूरे विश्व के 70% बाघों की है। मतलब पूरी दुनिया के लगभग 70% बाघ जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर हम बाघों की प्रजाति के बारे में बात कर लें और इस गणना के आंकड़े जो हमें एक प्रकार से सकारात्मक दिशा दे रहे हैं, तो यहां देखिए कि हर साल लगभग 6% की दर से औसतन हमारे यहां पर बाघों की वृद्धि देखने को मिल रही है। जो भी सरकार कदम उठा रही है बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए, वो यहां इस गणना के हिसाब से हमें सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। अगर राज्यों के हिसाब से हम बात करें तो अभी 526 बाघों के साथ जो मध्य प्रदेश है वो देश में प्रथम है।
इसे टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो कर्नाटक हुआ, उत्तराखंड हुआ, ऐसे राज्य हैं जहां पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है। लेकिन अगर बाघों की सबसे ज्यादा संख्या की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा बाघ बताता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि भाई ये बाघ परियोजना तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय होगी ही। अगर बाघों की संख्या बढ़ रही है तो इसमें इंपॉर्टेंट योगदान कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट टाइगर का भी है। तो अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की या बाघ परियोजना की बात करें तो हमारे देश में बाघ परियोजना का प्रारंभ अगर देखा जाए तो 1973 से देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर हमें देखने को मिलता है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लाने का श्रेय दोस्तों विशेष तौर पर जाता है कैलाश सांखला जी को। चूंकि भारत में कैलाश सांखला जी प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर आए हैं, इनका इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, इसलिए हम भारत के टाइगर मैन ऑफ इंडिया, अगर टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसी को कहा जाता है दोस्तों तो वो है कैलाश सांखला जी। अच्छा, ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो भारत से ही उपजा हो। वैश्विक स्तर पर हम इसकी बात करें तो बोल सकते हैं कि मैनफोर्ड गैनीमीड, ये गैनीमीड मैनफोर्ड जो है ये वैश्विक स्तर पर प्रोजेक्ट टाइगर की संकल्पना को लेकर आए थे। इसलिए वैश्विक स्तर पर जो टाइगर मैन है वो गैनीमीड मैनफोर्ड है, ये लेकर आए थे। और फिर बाद में कैलाश संकला ने इसको बेहतर तरीके से भारत में इंप्लीमेंट करवाया, तब से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आए हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर वाला सीन है इसके अंतर्गत क्या होता है, बाघों के लिए एक रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, ताकि उस रिजर्व क्षेत्र में बाघ रिजर्व, उसको क्या घोषित करेंगे, बाघ रिजर्व घोषित कर देंगे। और बाघ रिजर्व उसको घोषित करने का मतलब हो गया कि यहां पर बाघों के संरक्षण के हिसाब से पूरी की पूरी व्यवस्था की जाएगी, बाघों के संरक्षण पर बल दिया जाएगा, उस पर अनुसंधान किया जाएगा। तो ऐसे रिजर्व घोषित करना स्टार्ट कर दिए। और सबसे पहले अगर हम बात करें 1970 की बात से तो जिम कार्बेट जो है आपका, जिम कार्बेट जो है इसको सबसे पहले हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। और उसके बाद से लगातार हमारे देश में बाघ रिजर्व बनाते गए बनाते गए बनाते गए, और आज छत्तीसगढ़ में नया बाघ रिजर्व घोषित होने के बाद लगभग 53 बाघ रिजर्व हमारे देश में हो चुके हैं। क्लियर है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें विशेष तौर पर तो दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल 7 बाघ रिजर्व हैं, जिसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 1 वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर टोटल 7 बाघ रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में, और ये सबसे ज्यादा है हमारे देश में। एक जो अभ्यारण्य है वो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन का, जिसको बाघ रिजर्व बनाया गया है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण तरीके से। क्लियर। तो मध्य प्रदेश में 7 बाघ रिजर्व हैं और भारत में 53 बाघ रिजर्व हो चुके हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप हमें बाघों की संख्या में एक प्रकार से हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत सरकार जो है वो इस प्रकार से बाघ रिजर्व बनाकर एनटीसीए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दे रहा है और बाघों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, देखा जाए तो पूरी दुनिया में बाघों की हमें करीबन 9 प्रजातियां देखने को मिलती थी। मतलब अगर देखा जाए तो भारत सहित पूरी दुनिया में बाघों की कितनी प्रजातियां दोस्तों, 9 प्रजाति थी। 9 में से 3 प्रजातियां जो है ना वो लुप्त हो चुकी हैं, 3 जो है वो लुप्त हो चुकी हैं। और विलुप्त होने के बाद अगर हम बात करें तो बची 6 प्रजातियां हैं। ये 6 प्रजातियों में बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग जगहों पर मिलती हैं, है ना। और बाघ जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु भी है। बंगाल टाइगर जो है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु के तौर पर भी एक्सेप्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी हमारे लिए संरक्षण का बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने एनटीसीए के बारे में जाना, बाघ रिजर्व क्या होते हैं इसके बारे में जाना, और जाना प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ठीक है। और साथ ही साथ हमने बाघों की गणना पर भी एक छोटा सा चर्चा कर लिया है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये जो नया बाघ रिजर्व बनाया गया है, 53वां बाघ रिजर्व जो बनाया गया है, इस 53वें बाघ रिजर्व को बनाने के बाद इसकी क्या क्या विशेषता है। तो 53वें बाघ रिजर्व की कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो ये मध्य प्रदेश झारखंड की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है। मतलब ये जो बाघ रिजर्व है ये मध्य प्रदेश की सीमा को भी छूता है और झारखंड की सीमा को भी छूता है और इस प्रकार से उत्तरी भाग में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है इसकी धारा 38V1 के तहत इसे मंजूरी दी गई है। और अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का ये चौथा टाइगर रिजर्व, मैंने पहले भी कहा है कि ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो 3 टाइगर रिजर्व और कौन से हैं, इनमें से एक है इंद्रावती रिजर्व है, एक है अचानकमार रिजर्व और इसके बाद है उदंती सीता नदी। तो ये
3 तो थे, चौथा टाइगर रिजर्व अब बन गया है। क्लियर? चलिए, अगर हम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, तो देश में एशियाई चीतों का अंतिम ज्ञात निवास जो था, अंतिम रूप से एशियाई चीतों कहीं देखा गया था, तो वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था। ये झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। और बाघों की आवाजाही के लिए जो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश का और पलामू टाइगर रिजर्व जो है झारखंड का, इसके बीच एक गलियारा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से भी एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व बनता है। क्लियर है? तो ये हमने बात की किसके महत्व के बारे में, जो नया टाइगर रिजर्व बना है उसके बारे में। अब बात करते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि ये क्या है ना। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो याद रखिएगा कि सतनामी सुधारवादी नायक थे गुरु घासीदास जी, इनके नाम पर ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो वो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। क्लियर है? अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। ये जो पार्क है ये लहरदार स्थलाकृति है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलता है, चूंकि भारत में उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है तो यहाँ पर भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेंगे। अगर यहाँ की वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर मुख्य तौर पर सागौन के और साल के और बांस के पेड़ मिलते हैं। इसके अलावा मिश्र पर्णपाती वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर जीवों की बात करें तो बाघ हुआ, तेंदुआ हुआ, चीतल हुआ, नीलगाय है ना, चिंकारा, सियार, सांभर, 4 सिंग वाला मृग, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। किसमें? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद बात करें तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो तमोर पिंगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ये जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में है। क्लियर है? इसका नाम तमोर पहाड़ी और पिंगला नाला के नाम पर पड़ा है। मतलब यहाँ पर पिंगला नाला है और तमोर यहाँ की पहाड़ी है, इसलिए इसका नाम तमोर पिंगला पड़ा हुआ है। तमोर पहाड़ी और पिंगला नाला अभ्यारण्य क्षेत्र की पुरानी और प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यहाँ पर अगर हम जैव विविधता की बात करें तो इसमें मिश्रित पर्णपाती वन मिलते हैं, साल के वन हैं, बांस के वन हैं, याद रखना है। यहाँ पर बाघ मिलेगा, हाथी, तेंदुआ, भालू, सांबर हिरण, ब्लू ऑक्स, चीतल, बाइसन, इस प्रकार के अन्य जीव जंतु जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य की विशेषता थी। इस प्रकार से हमने दोस्तों इस लेक्चर में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, बाघ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जाना। ठीक है, तो विभिन्न चीजों पर हमने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको नोट भी करते जा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे। मिलता हूं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।